हेलो स्टूडेंट्स। अब तो ऐसे हंसा मत मुझे। अरे मैंने क्या किया? ये तो नॉर्मल रिएक्शन। ओके, स्टार्ट अगेन। हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में। दिस इज योर डिसिप्लिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स 3.2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म आपके लिए कोई नई नहीं है। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टर्म। आप लोगों ने 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस दैट फ्रॉम वेयर द फंड्स विल बी रेज्ड, फ्रॉम वेयर द फंड्स विल बी अप्लाइड एंड हाउ द फंड्स विल बी प्रिक्योर्ड। तो ये सब हमारा टू यूटिलाइज फंड्स इन एन ऑप्टिमम एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर, ये सब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपका पूरा सब्जेक्ट आउटलाइन है क्या। आपके सब्जेक्ट आउटलाइन में 5 यूनिट्स हैं और आपके पास 5 क्वेश्चंस ही आते हैं। बट ये मत समझना कि वो 5 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो हर यूनिट से आएगा और हम एक यूनिट छोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि हर सब क्वेश्चन में इंडिविजुअल चॉइस है, आपको हर टॉपिक करना ज़रूरी है। अब अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो फर्स्ट यूनिट आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू देती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव भी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ही है, लेकिन क्योंकि अब हम थोड़े बड़ी सोच पर आ गए हैं, हम कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। फिर हमारे 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। हम इन तीनों डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे और यही 3 डिसीजन हमारी आगे के पूरे यूनिट्स में काम करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेजर 3 डिसीजंस होते हैं वो आपके हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग में फर्दर 2 होते हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सेकंड आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप ओनर्स फंड लोगे या बोरोड फंड्स लोगे। ठीक है, ये चॉइस करनी है। थर्ड आपके पास है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें आप ये सोचते हो कि जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स हम रिटेन करके अपने पास रखें, या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स करना है तो अपने पास रखेंगे, या फिर हम एज डिविडेंड पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी यूनिट 1 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 2। यूनिट 2 इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये जो आपका फिक्स कैपिटल डिसीजन है ये आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन आ जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है और अगर हम सिलेबस के पॉइंट से देखें तो आपके पूरे सिलेबस में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। इट रिक्वायर्स, ये बहुत डिमांडिंग भी है, it requires lot of practice, it contains lot of case studies and generally it contains most of the question paper। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम पार्ट अगर वेटेज की हम बात करें तो ये आता है। ऑल्दो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ, या कोई भी और यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं कॉलेज लेवल पर आके ना, आप लोगों का कोई ऐसा नहीं होता कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है। जब तक आप स्कूल एजुकेशन में होते हो आपके चैप्टर्स की वेटेज होती है। कॉलेज लेवल पे आके, प्रोफेशनल कॉलेज कोर्सेज में आकर, मास्टर्स में आके आप लोगों का ऐसा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, बट हाँ, हम अपना एक प्रीवियस एनालिसिस करते हैं तो हमें कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपके पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी होती है, तो किसी भी पेपर का मेजर पोर्शन ये टॉपिक कैरी करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो फिक्स्ड कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, आखिर हमें उसे कैसे डिसाइड करना है। मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। मुझे उन दोनों प्रोजेक्ट्स में कैसे डिसाइड करना है कि मैं विच प्रोजेक्ट आई शुड चूज़, ये हमें डिसाइड करना है। दूसरी बात हमें डिसाइड करनी है कि अगर हमें रिप्लेसमेंट करनी है तो क्या रिप्लेसमेंट करनी चाहिए,
क्या हमें न्यू मशीन खरीदनी चाहिए, हमें किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स होंगी, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होंगी, जैसे कि हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR करेंगे, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, IRR करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, इन सब का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है। थर्ड यूनिट हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हमने ये जो ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स लिया है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये जो ओनर्स फंड और बोरोड फंड है इनकी कॉस्ट कितनी है। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कॉस्ट होती है डिविडेंड, डिबेंचर्स की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। अब हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और फिर एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कॉस्ट आ रहा है, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी हमने लगाई है उस पर ROI कितनी है। ये सब कंपैरेटिव स्टडी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करनी है, और इसी कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस पे वी डिसाइड कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है द रेशो बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। हमारे पास बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनमें से विच टाइप ऑफ फंड शुड बी यूटिलाइज्ड टू रेज आवर फंड्स। तो वो रेजिंग ऑफ फंड में कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता है कि द एडिक्वेट मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। तो आप लोगों ने डेप्ट इक्विटी रेशो के बारे में भी पढ़ा है कि आइडियली डेप्ट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1, मीन्स डेप्ट शुड बी ट्वाइस ऑफ इक्विटी। बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ज़रूरी होता है, समटाइम्स हमारे पास डेप्ट कम और इक्विटी ज़्यादा होने से भी फ़ायदा होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डेप्ट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, ये हम इस वाले में पढ़ेंगे। ठीक है। देन यूनिट 4 डिविडेंड डिसीजन। जो मैंने बताया कि हमारे पास इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, इसमें हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स के मॉडल्स पढ़ेंगे कि हम किस तरह का डिविडेंड रखना चाहते हैं, पे आउट रेशो कितनी रखना चाहते हैं। पे आउट रेशो मीन्स आपका जो भी प्रॉफिट्स हैं उनमें से कितना आप डिविडेंड की फॉर्म में दे रहे हो, कितना आप अपने पास रख रहे हो। तो रिटेंशन रेशो होती है, पे आउट रेशो होती है, हमारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग डिविडेंड डिसीजन में करेंगे। ठीक है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल होती क्या है, दो बातें हैं। एक, वर्किंग कैपिटल होती क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, for day-to-day activities of any business is working capital. Now how will you determine working capital? That is current assets minus current liabilities. This is the formula for calculating working capital. Working capital के major components होते हैं आपके receivables। तो हम लोग एक करेंगे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, मीन्स जो हम अपने डेटर्स हैं उनको जो हम क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हैं, हम उन क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करेंगे कि हमें 10 दिन का क्रेडिट देना है, 20 दिन का देना है, 40 दिन का देना है, कौन सा क्रेडिट देना सही है। फिर हम करेंगे कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैश के रिसिप्ट्स, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स क्या हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। और तीसरा होता है इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए, बिकॉज आपके वर्किंग कैपिटल में आपके फंड्स का एक मेजर पार्ट इन्वेंट्री में स्टॉक अप रहता है। इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए, कितनी आइडियल इन्वेंट्री है, कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वेंट्री में करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में ये 3 चीज़ें आती हैं। तो अब देखो, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल, ये हो गया वर्किंग कैपिटल। फिर फाइनेंसिंग में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 और डिविडेंड में हमने पढ़ा यूनिट 4। तो इसके लिए आपको फर्स्ट यूनिट में सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफ में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आज इंट्रोडक्शन किया है, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1 इटसेल्फ, कि हम एक बार बेसिक से करेंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एक रिवीजन के लिए, और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़रूर ही जो 12th क्लास की प्लेलिस्ट है बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें चैप्टर
9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप उस प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ज़रूर एक बार देख लें उस वीडियो को, जिससे कि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए कि आखिर ये है क्या। बिकॉज 12th वाले बच्चों को भी किए हुए अराउंड 1.5 ईयर हो चुका है, और जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सारी दुनिया ही नहीं है। तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो विशिंग यू ए वेरी गुड लक। और अगर आपको सारी वीडियोस लाइन से देखनी है तो चैनल के साथ हमारे जुड़ो, सब्सक्राइब करो, वो बेल बटन होता है ना, वो दबा देना नोटिफिकेशंस ऑन रखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वट एवर जो भी होता है सब कर देना, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।